सो स्टूडेंट्स आज हम लोग डायरेक्टिंग का फोर्थ एलिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो इसका फोर्थ एलिमेंट है कम्युनिकेटिंग। अब देखो हम लोगों ने पहले से ही पीछे का हमने कर दिया, लीडरशिप स्टाइल हमने डिस्कस कर लिया कि लीडरशिप स्टाइल क्या क्या होती है। और चारों तरह जो तीनों तरह की लीडरशिप स्टाइल है वो ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसर फेयर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी मूव फर्दर टू कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले सवाल आता है कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए कम्युनिकेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है कम्युनिस, मीन्स कॉमन। नाउ होता क्या है कम्युनिकेशन? इट इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इमोशंस। अब जैसे मान लो किसी पर्सन को अपने इमोशन दिखाने, किसी बात पे नाराज है, तो वो एक आदमी को दूसरे आदमी को कैसे बताएगा कि वो नाराज है? उसके कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। बाई फेस एक्सप्रेशन से भी बोल सकता है, गुस्सा भी जाहिर कर सकता है, चिल्ला भी सकता है। तो ये सारे तरीके हैं जब हम अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को सामने वाले पर्सन तक शेयर करते हैं। अब इसी यही बात बताई गई है कि कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, पिक्टोरियल भी हो सकता है और एक्शंस भी हो सकता है। जैसे मान लो किसी पर्सन को एकदम गुस्सा आ गया, तो वो अपने एक्शन में थप्पड़ भी मार के वो अपना एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। और देखो तो आप पिक्टोरियल फॉर्म में भी, मतलब रिटन फॉर्म में भी अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है, और ओरल फॉर्म में भी कर सकता है। उसको बोल भी सकता है कि मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने ऐसे ऐसे किया, मुझे सही नहीं लगा ये चीज। तो ये सारे तरीके हैं जो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सामने वाली पार्टी। तो अगर आप देखो ना एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करते समय ये प्रोसेस है, एक तरीका होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का, और इसी प्रोसेस में चलता है, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते होगे अच्छे से, मैं इसको एक बार लेजर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो ये देख रहे हो आप, ये सेंडर है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सेंडर क्या होता है। देखिए सेंडर एक ऐसा पर्सन होता है जो अपनी इंफॉर्मेशन को आगे भेजता है, ये इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन, मतलब पहली बार यही शुरुआत करता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेंडर कोई भी हो सकता है, इट में बी अ सुपीरियर, सबऑर्डिनेट भी हो सकता है, या कोई भी पर्सन हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बेसिकली क्या करता है स्टूडेंट कि ये जो सेंडर है ये अपनी बात को आगे रखना चाहता है। अब ये बात को जब रखेगा तो ये मैसेज देगा। अब मैसेज बेसिकली क्या होता है अगर आप देखो तो मैसेज कोई भी एक सब्जेक्ट मैटर हो सकता है जो वर्ड्स से मिला होता है, फैक्ट्स होते हैं, आइडियाज भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो मैसेज कोई भी आइडिया हो सकती है, कोई भी फैक्ट हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, तो उसको हम मैसेज बोलते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम देना चाहते हैं उसको हम मैसेज बोलते हैं। तो सेंडर इज द पर्सन हु गिव्स द आइडिया और हु इज द वन हु टेक इनिशिएटिव, बात शुरू करता है। फिर उसके दिमाग में सब्जेक्ट मैटर होता है, वो मैटर वर्ड में हो सकता है, फैक्ट्स आइडियाज हो सकती हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, एनकोड किया जाता है। अगर आप देखो यहाँ पे चार्ट मैंने साइड में रखा हुआ है इसीलिए कि सेंडर जो है मैसेज करेगा, मैसेज को एनकोड किया जाएगा। अब बेसिकली एनकोडिंग क्या है, वो अपनी बात को बताने के लिए, अपने आइडियाज को बताने के लिए कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी करेगा, उसको हम एनकोडिंग बोलते हैं। वो एक्टिविटी क्या होगी? वो एक्टिविटी उसका एक्शन हो सकता है, उसका पिक्चर यानी कि उसका एक्सप्रेशन हो सकता है, जेस्चर हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जब वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसी को एनकोडिंग बोलते हैं। याद रखना है एनकोडिंग हमेशा सेंडर की तरफ से की जाती है, ठीक है। और डिकोडिंग हमेशा रिसीवर की तरफ से होती है। तो ये दोनों में फर्क है। एनकोडिंग हमेशा एक ऐसा तरीका है जिसमें वो अपनी बात को समझा पाए, ठीक है। वो एक्शन से हो सकता है, वर्ड से हो सकता है। मान लो सीधा उसने बोल दिया यहाँ आओ, तो दैट मीन्स कि वो एनकोड, उसने ऐसा मीनिंग, ऐसा वर्ड यूज किया जो सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाए, तो उसको हम एनकोडिंग बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है मीडिया। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले सेंडर था, फिर मैसेज था यानी कि सब्जेक्ट मैटर, फिर एनकोडिंग था जो उसने वर्ड बोला होगा या पिक्चर या कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा, फिर आता है उसके बाद मीडिया। मीडिया की खास बात क्या होती है स्टूडेंट्स की? मीडिया कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जो मैसेज को पास करने में मदद करता है। फोन हो सकता है, ठीक है, टीवी हो सकती है, रेडियो हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज जो आपके इंफॉर्मेशन को सामने पहुंचाए, उसको हम मीडिया बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। यस सर। फिर आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग में क्या होता है कि रिसीवर जो होता है ना, वो उसके जो इंफॉर्मेशन जो उसको सेंडर से मिला है एनकोडिंग फॉर्म में, उसको वो कन्वर्ट करता है और समझने की कोशिश करता है, उसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकालता है, ठीक है। ये एनकोडिंग का ठीक उल्टा होता है। एनकोडिंग जो होता है उसी का ठीक ऑपोजिट मान लो। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये चार्ट, मीडिया के बाद डिकोड करता है, तो मीडिया के जस्ट बाद वो क्या करेगा? डिकोड करेगा। और डिकोड कौन करता है? हमेशा रिसीवर करता है। जो भी उसने बोला होगा उसका मीनिंगफुल मीनिंग निकालेगा एक डेफिनेट।
फिर रिसीवर आता है, चार्ट में आपने देखा, यहाँ चार्ट एक बार फिर दिखाऊं, डिकोडिंग के बाद रिसीवर आता है। अब रिसीवर कौन है? तो आंसर बड़ा सिंपल है, ये वो पर्सन है या वो ग्रुप हो सकता है जिसको सुनना था, जिसको मैसेज प्राप्त हुआ। लिसनर बोल सकते हो, रीडर बोल सकते हो, ऑब्जर्वर बोल सकते हो, ये वो पर्सन है जो सुन रहा है। अब जैसे ये रिसीवर है, ये सुन रहा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आता है फीडबैक। फीडबैक बेसिकली क्या होता है, आप देखेंगे फीडबैक में क्या होता है कि रिएक्शन दिया जाता है। रिएक्शन में क्या होता है, एक मिनट, हाँ, फीडबैक में इट मीन्स अ रिएक्शन, रिप्ले, रेस्पॉन्स विच रिसीवर सेंड्स टू एक्नॉलेज हिज अंडरस्टैंड। तो फीडबैक एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो रिसीवर था हमारा, क्या इसको ये बात समझ में आ गई। ये है फीडबैक, ठीक है। फीडबैक में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो भी सेंडर ने उसको समझाया, और जो भी उसका मैसेज था, सब्जेक्ट था, और जो भी भाषा में उसने एनकोड किया, और जिस मीडिया के थ्रू गया है, क्या वो ढंग से डिकोड कर पाया है, क्या उसका मीनिंग उसने सही ढंग से निकाल लिया है। और निकाल लिया है तो लास्ट में उसका फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक का मतलब ये है कि क्या उसको समझ में आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ और बताना चाह रहे थे वो कुछ और समझ गया। उसी को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। अब जैसे मैं क्लास में, अभी मैं क्या हूँ, मैं सेंडर हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सेंडर के लिए मैंने जो है, मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है, मैं आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन सिखा रहा हूँ, तो मेरा ये मैसेज है। एनकोडिंग में क्या हुआ, जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ आपको, मैं यूजफुल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी भाषा में, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो आपको मैं किस मीडिया के थ्रू सुना रहा हूँ, कोई ना कोई तो मीडिया चाहिए। अब मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, तो मैं यहाँ पे कौन सा मीडिया यूज कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, टीम्स ऐप। तो इसके थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। और इसी मीडिया के थ्रू आप इसको डिकोड कर पा रहे हो। आप जो मैं बोल रहा हूँ, आप, कई बच्चे इसका गलत मतलब भी निकालेंगे कि कोई 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 को समझने में भी उल्टा समझ लेते हैं, कई बच्चे सीधा समझते हैं। तो जिन्होंने ढंग से डिकोड कर लिया, वो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उनको समझ में आ गया। और जिन्होंने ढंग से डिकोड नहीं किया, वो कुछ अलग ही मीनिंग एक्सप्लेनेशन समझ लेंगे। रिसीवर होते हो आप लोग, आप सब रिसीवर हो और मैं सेंडर हूँ। और फीडबैक का मतलब होता है कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको ये सब समझ में आ गया। अगर आपने सही से समझा दिया, दैट मीन्स आपने, मेरा फीडबैक अच्छा है, आपने अच्छे से डिकोड कर लिया। और अगर आपने गलत समझा दिया तो समझो कि आपको ढंग से समझ में ही नहीं आया। और आपने चार्ट में देखा होगा बेटा, ये वाला चीज जो नॉइस है, इसको मैंने बीच में इसलिए रखा है नॉइस को, क्योंकि ये सबको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, सबको, मैसेज को भी, मीडिया को भी, डिकोडिंग को भी, एनकोडिंग को भी, ये हर जगह जाके इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली कहा जाए तो मीडिया एक ऐसा, मीडिया बोल रहा हूँ, नॉइस एक ऐसा तरीका है, ऑब्स्ट्रक्शन है, ये हिंड्रेंस है कम्युनिकेशन। ये अगर बीच में नॉइस आएगी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन है। अब जैसे मैं आपको ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, इमेजिन करो मेरा मीडिया खराब हो जाए या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, मेरा नेटवर्क चला जाए, अभी मैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ वो स्क्रीन पे दिखे ही ना, तो इसको हम लोग नॉइस बोलेंगे। यानी कि इसमें आप कुछ समझ नहीं पाओगे, आप तक जो मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ वो बात आप नहीं समझ सकते, ठीक है। नॉइस कुछ भी हो सकती है। नॉइस मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस इन द कम्युनिकेशन। इसका कई वजह होता है। एक तो फॉल्टी एनकोडिंग भी हो सकती है नॉइस, कि जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से बता नहीं पाऊँ तो वो भी नॉइस कहलाएगा। पुअर टेलीफोन कनेक्शन हो सकता है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ आवाज ही ना जा रही हो आप तक, ठीक है। इन अटेंटिव रिसीवर, हो सकता है आप लोग ध्यान ही ना दे रहे हो। अब कई बच्चे तो ध्यान दे रहे हैं, अभी मैं प्रूफ दूंगा इसका, कई बच्चे एकदम ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो अटेंटिव है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे अपने ही क्लास में ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो इनअटेंटिव है, जिनका ध्यान कहीं और है, कहीं और ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो वो नहीं बता पाएंगे। अगर उन्होंने अटेंशन मेरे तक रखा है कि मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन रहे हैं, तो आसानी से अच्छे से डिकोड कर पाएंगे और वो सब कुछ, उनका फीडबैक बहुत परफेक्ट आएगा। फॉल्टी डिकोडिंग होता है कि रिसीवर ने कुछ गलत समझ लिया, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में, उसके हिसाब से कुछ और ही समझ रहा है। और फिर एक आता है प्रिजुड्यूस। कई बार क्या होता है, प्रिजुड्यूस होता है एक ऐसा जिसमें हम पहले ही मान के चलते हैं कि हम मूर्ख हैं, हमें नहीं आएगा समझ। या फिर कई बच्चे प्रिजुड्यूस होते हैं कि भाई ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा, मेरे बस की नहीं है। या यूं भी हो सकता है कि कई बच्चे प्रिजुड्यूस इस बात पे भी हो जाते हैं कि मुझे तो इन सर से समझना ही नहीं है, मेरे को नहीं आने वाला, मतलब पहले ही मान लेते हैं समझने से पहले ही। तो वो कभी उनको समझ में नहीं आएगा। ये हर एक जगह अप्लाई होता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, कहीं जॉब कर रहे हो, और आप अपने बॉस से बिल्कुल ये मान के चल रहे हो कि हमेशा आपके अगेंस्ट में ही रहेंगे, तो वो कुछ अच्छा भी बोलेंगे तो आपको लगेगा कि वो गलत है। इसी को हम प्रिजुड्यूस बोलते हैं। आपने सोशल साइंस में पढ़ा हुआ है, जैसे गर्ल्स के साथ प्रिजुड्यूस होता है कि गर्ल्स कमजोर होती है। अब जरूरी थोड़ी ना है, हमारी क्लास में हट्टी कट्टी कई गर्ल्स हैं जो बॉयज को तोड़ ताड़ के रख देंगे, लेकिन मैसेज क्या आ जाता है कि लड़कियां कमजोर हैं। दो बेंच उठाना होगा ना, तो गर्ल्स को बोलोगे तो बोलेंगे सर बॉयज को खोल।
मतलब अपने आप को कमजोर मान के चलती हैं। ऐसा ही है ना रक्षा? रक्षा अनम्यूट करके बोलो। देखो एक एग्जाम्पल तो मिल रहा है अभी। रक्षा, ये कौन से में आएगी भाई? नॉइस के कौन से इसमें आएगी ये? सर फॉल्टी है। इनअटेंटिव रिसीवर। इन, हाँ इनअटेंटिव रिसीवर। देखो एक तो प्रूफ मिल गया आपको, ठीक है। और हाँ जी। सुदर्शन झा देखो क्लास में हो। ये किस में आएगा? ये भी गायब है देखो। इनअटेंटिव रिसीवर। ठीक है। और रॉन्ग पोस्चर रॉन्ग सर ये जेस्चर में, उसमें आएगा, इसे पढ़ना ही नहीं है आपसे। हाँ प्रिजुड्यूस में आएगा। यस सर। ये ऐसा भी हो सकता है कि बोलेगा कि सर ये टॉपिक तो आपने पहले ही करा दिया है और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो प्रिजुड्यूस मान के चल रहा है कि इसको सब कुछ आता है, इससे ज्यादा विद्वान अपनी क्लास में है नहीं, तो इसको हम प्रिजुड्यूस बोल सकते हैं। मतलब सिचुएशन अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में अभी बात करूंगा तो बोल देगा सर इंटरनेट कनेक्शन गायब था, मैं क्या करता। ठीक है, तो फिर कौन से में आ जाएगा अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो? पुअर टेलीफोन कनेक्शन। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। तो नॉइज मेरे ख्याल से समझ गए होगे, कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो मैं फीडबैक ले लूं? कौन देगा फीडबैक? वाला बताना। रॉन्ग जेस्चर देखो मैं थोड़ा और उसको समझा देता हूँ। रॉन्ग जेस्चर में क्या होता है बेटा, कि कई बार ना, जैसे मान लो क्लास में मैंने कोई बात बोली, ठीक है, मान लो ऑफलाइन क्लास थी और मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ या बिजनेस पढ़ा रहा हूँ, मैंने कोई चीज समझाया। मान लो अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, मैंने एक बच्चे को बोला बेटा डिसोल्यूशन में हमें एसेट्स को डिस्क्लोज करना है, ठीक है। मैंने ऐसे बोला क्लोज करना है एसेट्स को। तो जैसे ही मैं बोलूंगा हमें एसेट्स को डिस्क्लोज करना है और मैंने बोला कि हाँ बोलो तो जरा कौन सा डिस्क्लोज, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डिस्क्लोज होगा, तो मतलब वो क्लोज होगा। तो उसने बोल दिया सर हाँ हो जाएगा क्योंकि आपने बोला था सारे एसेट्स क्लोज होते हैं। तो ये मैं कैसा जेस्चर दूंगा? सरप्राइज हो जाऊंगा या स्माइल दे सकता हूँ या इस तरह का बिहेवियर करूंगा कि इस बच्चे ने देखो बेवकूफी कर। तो यहाँ पे इस तरह का भी जेस्चर हो सकता है और वो सामने वाला सोचेगा कि मैं सही में हंस रहा हूँ यानी कि खुश हुआ हूँ, जबकि मैं उसको खुश ना होके उस पे एक तरह से, कुछ बच्चे समझ जाएंगे कि सर इसने गलत बोला है और उसको लगेगा कि मैं एकदम परफेक्ट बोल रहा हूँ। तो जेस्चर किसी भी तरह का हो सकता है। डिसअपॉइंटमेंट का भी जेस्चर हो सकता है। कोई एक्टिविटी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि सामने वाले को लग रहा है कि मैं उसकी बात से खुश हूँ जबकि मैं नाराज। ठीक है, तो जेस्चर हो सकता है, ये नॉइस बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम आ जाते, हाँ तो फीडबैक का हम डिस्कस कर रहे थे। फीडबैक का कौन, मतलब कौन देगा फीडबैक? कौन समझा रहा है जो जो हमने हमने पढ़ा? सर मैं समझाऊं? हाँ समझाओ। सर कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है, जैसे आप सेंडर हो, आप हमें मैसेज, आप ये चैप्टर समझा रहे हो तो आप मैसेज दोगे, तो उसे अपनी ठीक है, भाषा में अपने अपने तरीके से एनकोड करके हमें भेजोगे थ्रू थ्रू एक प्लेटफॉर्म जो मीडिया होगा, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप है। ठीक है। उसे हम, उसके बीच में नॉइज भी आती है जिससे हम हाँ डिस्टर्ब हो सकते हैं। ठीक जो है। मैसेज आया है वो हम डिकोड करेंगे। अब वो हम पे हम्म। डिपेंड करता है कि वो हम सही से डिकोड कर रहे हैं कि नहीं, और ठीक हम है। रिसीव, और ओके। उसके बाद अब आपने जो लिया है वो फीडबैक है। ठीक है, तो यही एक प्रोसेस है, इसको हम ना एलिमेंट्स बोलते हैं। एग्जाम में आएगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या व्हाट इज द एलिमेंट्स, एग्जाम में अक्सर आता है। तो आपको बता देना। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक एक पैराग्राफ में दे देगा और एक मतलब एक स्टोरी टाइप में दे देगा। आपको पता ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं मैक्सिमम बिजनेस में। तो आपको कहीं से भी शुरू कर देगा और बोल देगा कि बताओ कि बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आया इसमें कब, उसको क्या बोलेंगे, कौन सा एलिमेंट है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। पैराग्राफ टू पैराग्राफ उस पर बना के क्वेश्चन अच्छा सा। लेकिन जिस बच्चे को ये सारा समझ में, अब जैसे मैसेज है, मैसेज हमारा क्या है, मटेरियल है, जो भी हमारा एक तरह से मैसेज को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, एनकोडिंग किसकी तरफ से की जाती है, तो आंसर है सर सेंडर की तरफ से। डिकोडिंग किसकी तरफ से की जाती है, तो रिसीवर की तरफ से। अगर रिसीवर ने डिकोडिंग में गलती कर दी तो जो भी उसको समझाया जा रहा है सब बेकार हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि समझाया क्या गया है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें, अब जैसे अभी इन्होंने अच्छा फीडबैक दिया, दैट मीन्स इनको समझ में आ गया, एटलीस्ट स्टेप्स एकदम क्लियर है इनके लिए। तो यही फीडबैक होता है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस की, कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके क्यों जरूरी है? तो आंसर है बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोऑर्डिनेट करना है तो ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉय एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और काम ढंग से नहीं हो पाएगा। दूसरा, स्मूथ वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। अगर एंटरप्राइज के अंदर स्मूथ वर्क करना है, प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, तो देयर मस्ट, तो वहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मान लो कम्युनिकेशन गैप है तो ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगी, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन गैप नहीं है, अब जैसे मान लो ये दोनों आप देखो प्रॉपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो ठीक है। अब मान लो ये दोनों जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, तो ये इन्फॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर स्मूथ वर्क करना है, प्रॉपर तरीके से वर्क करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कम्युनिकेशन। थर्ड आता है बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो कम्युनिकेशन ही है जो आपको एक बेस प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए। अगर आप तरीके से कम्युनिकेट नहीं करोगे, एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तो आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, आपस में नहीं कम्युनिकेट करेंगे, तो आप कोई भी फैसला नहीं ले पाओगे। तो आपको अगर कोई फैसला लेना है तो आपको कम्युनिकेट करना होगा, बात विचार करना होगा। और ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स के ही थ्रू होगा, जैसे मैंने पीछे समझाया, जेस्चर के थ्रू भी हो सकता है, वर्ड्स के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है। और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी, तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिर आता है इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। प्रॉपर क्या होता है कि तरीके से अगर कम्युनिकेट किया जाए, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर पहुंचाया जाए, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है, कम समय पे अपने काम को अचीव कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाने में भी मदद करता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन करोगे तभी जाके जो है एफिशिएंसी बढ़ेगी। तान्या सिंघल, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अब मैं अगर कहूँ कि लैक ऑफ अटेंशन है तो मानोगी इस बात को आपका? नहीं। कभी कभी होता है सर। तो अभी आपने, सपोज करो आप पूरा क्लास में अगर अटेंटिव हो तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होगा, और अभी अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो लैक ऑफ अटेंशन माना जाएगा, ठीक है। अब आप यस वैक्सीनेशन वाले ग्रुप पे आप भेज रहे हो वैक्सीन के डॉक्यूमेंट्स, तो दैट मीन्स आप पूरा अटेंटिव नहीं हो, है ना। सर, वो भाई से भिजवाया था, मुझे आता नहीं है इसलिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, यस सर। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब अटेंशन यही जरूरी है, कब आप स्किप कर जाओगे टॉपिक नहीं पता चलेगा। एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये प्रमोट करता है कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। इससे क्या होता है, ये अगर आप देखो टू वे ऑफ कम्युनिकेशन प्रमोट्स कोऑपरेशन। अगर हम टू वे, जैसे हम बोल रहे हैं सामने वाला भी बोल रहे हैं, तो इससे क्या होता है, कोऑपरेशन आता है। जैसे मान लो अगर मैंने अभी तान्या सिंघल से पूछ लिया कि आपने अभी मैसेज भेजा है वैक्सीनेशन वाले ग्रुप पे, तो क्या आप पूरा अटेंटिव हो? उन्होंने बोला सर मैंने नहीं भेजा, किसी और ने भेजा है। यानी कि हम लोगों ने टू वे कम्युनिकेशन कर लिया, मुझे पता चल गया हाँ ये अटेंटिव है, ये जो पीडीएफ भेजा गया इनके ब्रदर के थ्रू भेजा गया, तो प्रॉपर इन्होंने चैनल एक बना रखा है जैसा भी है, बट अभी ये अवेलेबल है, क्लास में है। तो इससे ये पता चलता है, इससे कॉपरेशन भी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कॉपरेशन हो जाता है। तो क्योंकि तान्या सिंघल ने अपने ब्रदर से बात करी होगी, मुझे नहीं आता तू सेंड कर दे, तो उसने सेंड करा, तो इससे कॉपरेशन हो रहा है। तो जब तक हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, सामने वाले पर्सन से कॉपरेशन नहीं मिलेगा। इसके वजह से म्यूचुअल ट्रस्ट आता है मैनेजमेंट के बीच में, वर्कर्स के बीच में। तो इसीलिए अगर कभी वर्कर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट से बात कर सकता है, करना चाहिए, या अपने सीनियर से बात करेगा, तभी जाके कोऑपरेशन आएगा। अगर वो मान लो बोलता ही नहीं है, अपनी प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं करता, तो फिर कैसे पता चलेगा मैनेजमेंट को कि ये उसको प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कई बार कोऑपरेशन के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोऑपरेशन चाहिए तो आप यू हैव टू टॉक टू द सीनियर्स। फिर एक और आता है एस्टैब्लिशेस इफेक्टिव लीडरशिप। देखो आपने हमेशा नोटिस किया होगा, अच्छे लीडर वही होते हैं जो प्रॉपर कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसीलिए देखना, आप टीवी में कभी भी न्यूज देखते हो बीच में, तो आपको जितना भी नेता होते हैं ना, लीडर्स, देखना कितने अच्छे से बात करते हैं, उनको बात करने की स्किल्स बहुत बेहतरीन होती है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। कई बार तो अपनी खुद की गलती होती है उसको भी बड़े अच्छे ढंग से ट्विस्ट करके और ऐसे समझा देते हैं जैसे उनकी कोई गलती थी ही नहीं।
तो यही एक प्रॉपर वे होता है। कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव लीडर को पैदा करता है। जो अच्छे से अपनी बात को समझा पाएगा वो इफेक्टिव लीडर कहलाएगा। एक और पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, बूस्ट मोरल एंड प्रोवाइड मोटिवेशन। अच्छा कम्युनिकेशन हमेशा ह्यूमन रिलेशन के भी, ह्यूमन का जो रिलेशन होता है इंडस्ट्री के अंदर, उसको बूस्ट अप देता है। इसीलिए आप देखेंगे जो भी एम्प्लॉय अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, या जो भी मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करता है, वो उनको मोटिवेट कर पाता है, उनका मोरल हाई कर देता है। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर मोटिवेशन बहुत हाई होता है एम्प्लॉयज का, बिकॉज उनके जो मैनेजमेंट सेल्स होते हैं वो लोग बहुत प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज के। तो यही था स्टूडेंट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है, फिर एक और आता है, आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन भी कई तरह की होती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन नाम से ही क्लियर है, ये हमेशा स्पोकन फॉर्म में होती है, आप बोल के सुना सकते हो, तो इसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन एक ओरल कम्युनिकेशन है, टेलीफोन एक ओरल कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल डिवाइसेस जब हम यूज करते हैं, सिग्नल्स या इंटरकॉम या मोबाइल फोन, ये हमारा सब ओरल कम्युनिकेशन में आती है। लेकिन अगर हम बात करें रिटन कम्युनिकेशन की, तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में देते हैं, जैसे आप स्कूल में एब्सेंट होते हो तो आप एप्लीकेशन देते हो ना क्लास टीचर को और प्रिंसिपल सर को, तो उसको हम लोग रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। सर्कुलर्स, देखो आप सर्कुलर्स जारी होते हैं, जैसे सीबीएसई भी कई बार सर्कुलर्स जारी करती है अपनी साइट पे। रिपोर्ट्स बनाना, इंस्ट्रक्शन कार्ड्स देना, मैनुअल्स, मैगजीन, बुक्स, ये सब रिटन फॉर्म में। तो हम बुक्स जब पढ़ते हैं तो हमें कम्युनिकेशन तो होता है, लेकिन बुक जो है रिटन फॉर्म में होती है। जनरली आप देखोगे ये डाउनवर्ड की तरफ मूव करती है, और हमारे पास रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड रहता है, मतलब हम कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे ओरल वाले में क्या है, जब सामने वाले ने बोला तो हमने सुना, उसके बाद हमारी आवाज गूंजेगी थोड़ी ना, वो बात खत्म। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन हम कभी भी देख सकते हैं, उसको 10 बार रेफर कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम भूल गए तो हम रिटन कम्युनिकेशन को देख सकते हैं कि हाँ भाई ये बोला था उसने, ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है दो तरह की होती है स्टूडेंट्स। एक कम्युनिकेशन होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, और एक कम्युनिकेशन होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एम आई क्लियर? अगर मैं बात करूं फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो ये 3 तरह से होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अब वर्टिकल जो कम्युनिकेशन होती है, या तो ये अपवर्ड मूवमेंट करती है या डाउनवर्ड मूवमेंट करती है। चार्ट को ध्यान से समझो। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है जो हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, जिसमें दोस्ती वोस्ती नहीं होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मैं आपके साथ फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में आपसे घर का समाचार, क्या खाया क्या पिया, ये सब डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं आज अपना क्लास डिलीवर कर रहा हूँ, मैं लेक्चर्स आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो हमारे बीच में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। आप भी जब मेरे से बात करेंगे तो एक फॉर्मल तरीका होता है बात करने का, आप उसी वे में करेंगे। इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये 3 तरीके से हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, और डायगोनल भी हो सकती है। अगर मैं वर्टिकल की बात करूं तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड ही हो सकती है, या तो नीचे से ऊपर बात की जाती है या फिर ऊपर से नीचे। कैसे? आप देखो, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो ऑफिस में यूज की जाती है। इट फ्लोज थ्रू अ स्केलर चेन, इसका एक प्रॉपर चेन होता है, और उसी तरह से ये इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, सपोज करो मेमो देना, मैं ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो मैं जॉब कर रहा हूँ, और मेमो होता है कि कोई चीज पे नाराजगी है तो वो देना है। तो वो मेमो मुझे टॉप ऑर्डर से मिलेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा, मेरे जो सीनियर है वही मेरे को मेमो देंगे। इसी तरह से मुझे अगर रिपोर्ट देनी, मुझे मान लो मैं आपकी क्लास का क्लास टीचर हूँ, राइट, मुझे अपनी क्लास का रिपोर्ट देना है कि कितने बच्चे वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अभी मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, आपने भी देखा होगा कि आपका एक ग्रुप बना है, और उसमें सभी बच्चों को अपने अपने वैक्सीनेशन जो हो रहा है ये हमें देना है, और हमें आगे स्कूल की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करना है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू करूँ। पहले मेरे पास मैंने ग्रुप बना लिया बच्चों का, सभी बच्चे अपना वैक्सीनेट करा के मुझे अपना एक सर्टिफिकेट सेंड कर दे रहे हैं। ये सर्टिफिकेट मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा वाइस प्रिंसिपल मैम को, वाइस प्रिंसिपल मैम प्रिंसिपल सर को करेंगे, प्रिंसिपल सर आगे फॉरवर्ड करेंगे जो भी एजुकेशनल अथॉरिटीज है उनको, जहाँ पे भेजना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्केलर चेंज चल रहा है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपनी क्लास का बच्चा सीधा ले जाके और जमा करा के आ रहा है एजुकेशनल ऑफिस में, ऐसा नहीं होने वाला। एक प्रॉपर चैनल है, इसी को हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है,
अब आ जाता है, देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर मैंने बताया ना आपको वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, तो वर्टिकल कम्युनिकेशन में या तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को बोलेगा या फिर सबॉर्डिनेट सुपीरियर को। अब जैसे मैं रिपोर्ट करूंगा तो सबॉर्डिनेट सुपीरियर को करेगा, और अगर मेमो मिलता है तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को देगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? यस सर। फिर आता है, अब देखो इसमें दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है जब सबॉर्डिनेट सुपीरियर से बात करता है, यानी कि छोटे रैंक वाला बड़े रैंक से जब बात करे, तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम द लोअर लेवल टू हायर लेवल। तो लोअर लेवल वाला हायर लेवल से बात करता है। ठीक है, इसमें आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि जब सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर से कोई ओपिनियन मांगता है या अपनी बात बताता है या कोई सजेशन मांगता है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे मान लो कंप्लेंट करना है, आप जैसे आपको कंप्लेंट करना है तो आप कंप्लेंट हमेशा क्लास टीचर को करोगे, क्लास टीचर वो कंप्लेंट को आगे करेगा, तो इस तरह से चलेगा, हमेशा अपवर्ड मूवमेंट जाएगा नीचे से ऊपर। जबकि डाउनवर्ड मूवमेंट उल्टा होता है। डाउनवर्ड मूवमेंट में क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ आता है, जो आपका सुपीरियर है वो आपको कमांड करेगा। और फिर ऐसे तो नोटिस, जैसे नोटिस दी जाती है तो आपने देखा होगा नोटिस स्कूल में कैसे आएगी, पहले चेयरमैन सर देना होगा तो देंगे, फिर वही प्रिंसिपल सर आगे वाइस प्रिंसिपल मैम को देंगी, फिर वाइस प्रिंसिपल मैम से सभी बच्चों तक नोटिस पहुंच जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे अ, ऐसे चलता है इसका मूवमेंट। ठीक है, अब आता है एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में थोड़ा अलग होता है, ये जो है इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पर्संस द सेम लेवल और एक ही स्टेटस, मतलब मान लो दोनों एक ही स्टेटस वाले हैं। ये देख रहे हो मैंने सर्कल किया हुआ है यहाँ पे, तो मिडिल लेवल को ही इन्फॉर्म कर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे परचेज मैनेजर इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोडक्शन मैनेजर को, तो परचेज मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर दोनों जो है मिडिल लेवल में आते हैं, तो आपको पता ही है। तो दोनों एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट? यस सर। अब मान लो एग्जाम में आ जाता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में आपको रिटन फॉर्म में आएगा। तो इस अगर ये डायग्राम बना के कर दोगे तो कोई भी एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि ये डायग्राम से ही क्लियर हो गया। तो आप कभी एक्सप्रेस आप करते हो, नोट्स बनाते हो, तो कोशिश करो कि ऐसा कुछ बनाए जिससे जल्दी से एक्सप्लेन हो जाए। फिर वहां आपका चार्ट हो जाएगा छोटा सा, और आपने ऐसे कर दिया तो दैट मीन्स कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको मार्क्स पूरा दे देता है। तो ये थोड़ा सा एक तरीका बनाना है मार्क्स अगर अच्छे स्कोर करने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक हमने बात किया था बेटा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वन होल्डिंग अ हायर पोजीशन देन द अदर। तो इसमें इस तरह से जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे दोनों मैनेजर हैं, लेकिन इसने अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात नहीं करी। किससे बात करी है इसने? दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से बात करी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसको इंफॉर्मेशन करना चाहिए था सेल्स मैनेजर से, लेकिन उसने क्या करा, प्रोडक्शन मैनेजर को उसने इन्फॉर्म किया। तो ये बोलते हैं कि यूनिटी ऑफ, मतलब ये वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को, क्योंकि आपको अपने सीनियर से जो आपके डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है उससे बात करनी चाहिए, लेकिन इसकी जगह आपने कोई दूसरा तरीका अपनाया, लेकिन इसी को हम डायगोनल बोलते हैं। बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ये कभी कभी किया जा सकता है, ऐसा होता है कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में कि सेल्स मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को सीधा ही रिपोर्ट कर, सेल्स मैनेजर नहीं, सेल्स एग्जीक्यूटिव सीधा प्रोडक्शन मैनेजर को रिपोर्ट कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन पढ़ लिया। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं दिस इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो है एक इनफॉर्मल रिलेशन के हिसाब से आता है। जैसे मान लो हम फ्रेंड बन गए, मैनेजर और एम्प्लॉय दोनों फ्रेंड हैं, तो दोनों एक दूसरे की आपस में हेल्प कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये जो है ज्यादातर देखने में आता है कि ये ओरल होती है, रिटन फॉर्म में नहीं होती है, हमेशा ओरल होती है। इसीलिए आपने न्यूज कभी देखते होगे तो देखा होगा कि चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे हैं। पता है क्यों लिखते हैं? क्योंकि रिटन है। ओरल में तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, रिटन फॉर्मल होता है। तो कई बार आपने न्यूज में देखा होगा यार आज के जमाने में भी लेटर लिखते हैं ये लोग। रीजन यही है कि वो रिटन फॉर्म में भेजना जरूरी है, तभी फॉर्मल माना जाएगा। ठीक है, हालांकि ओरल भी फॉर्मल होता है लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, तो वहां एक दिक्कत आती है, इशू आता है।
तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो ज्यादातर ओरली होता है, इसमें स्माइल ये सब ग्लांस ये सब चलता है, जेस्चर, ठीक है। इसमें वर्क से रिलेटेड अपना म्यूचुअल इंटरेस्ट भी देखा जाता है, अपना फायदे के लिए आपने दोस्त बना लिया, या आपस में आप दोनों के इंटरेस्ट अच्छे हैं, एक ही स्पोर्ट्स में अच्छा लग रहा है तो आप शाम को ऑफिस के बाद खेलते हो एक साथ, उसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको कई लोग ग्रे पॉइंट भी बोलते हैं इस नेटवर्क को। इसमें क्या होता है कि जो फ्लो होता है इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते, कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, समझे। इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने किससे बात की, मतलब इसमें अफवाह फैलने का ज्यादा चांस होता है, इसीलिए इसको ऑफिशियली यूज नहीं किया जाता, ठीक है। हमारे में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में इस बार एग्जाम में ना अलग अलग टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने इसमें रखा नहीं है स्लाइड में, उसको हटा दिया है। अब आप देखो डिफरेंस क्या होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऑफिशियल चेन के थ्रू चलती है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट होती है, कहीं भी कोई भी बात कर सकता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन स्लो होती है, मतलब क्योंकि उसको चेन ऑफ कमांड को फॉलो करना होता है, तो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे आगे जाती है। जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में एकदम हवाई जहाज की रफ्तार से इन्फॉर्मेशन जाती है, किसी ने किसी के कान में बता दिया, उसने जाके 10 जनों को बता दिया। लंच हो रहा है, बच्चों को आपने बता दिया कल छुट्टी रहेगी, अभी स्कूल की तरफ से ऑर्डर नहीं आया, वो लंच में सबको फैला देंगे, यानी कि बहुत जल्दी से इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। मोस्टली रिटन फॉर्म में होती है फॉर्मल, लेकिन इनफॉर्मल मोस्टली आप देखोगे ओरल या वर्बल फॉर्म में होगी। फिर आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमेशा काम से संबंधित इंफॉर्मेशन होती है, जबकि इनफॉर्मल में सोशल सोशल रिलेटेड होता है कि आसपास एरिया में क्या हो रहा है, मतलब इधर उधर की बात ज्यादा डिस्कस होती है इसमें, ठीक है। और फिर आती है इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इजी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में इसमें आसानी से जिम्मेवारी रख सकते हो एक आदमी के ऊपर, इसमें तो पता ही नहीं चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन लीक किसने करी, तो इसीलिए ये इनफॉर्मल मानी जाती है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। और फिर आता यस है सर। फॉर्मल कम्युनिकेशन, हमेशा देखना ऑर्डरली होता है, सिस्टमैटिक तरीके से होता है, लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का कोई ऑर्डर नहीं है, आड़ा तिरछा कैसा भी हो सकता है। अच्छा, हमेशा आप देखेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन ना ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन की नीड तो पूरा करता ही है, कभी कभी साथ में सोशल नीड को भी पूरा करता है। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्त बन जाते हैं, तो एक दूसरे की मतलब मान लो बोर हो रहे हैं तो आपस में खेल लिए घूम लिए, तो ये नीड पूरी होती है। इसमें सोशल नीड पूरी नहीं होती फॉर्मल में, ध्यान रखना। फिर आता है इम्पर्सनल इन नेचर, इसमें कोई भी चीज पर्सनल नहीं रखी जाती, जबकि इनफॉर्मल के अंदर पर्सनल चीजों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और इसमें ना नुकसान डैमेज होने का चांस कम होता है फॉर्मल में। इनफॉर्मल में कई बार अफवाह जन्म लेती है, इससे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को भयंकर नुकसान होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास हमारी इतने पे ही ओवर हो जाती है, पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो जो सिलेबस में था वो मैंने करा दिया। आपकी बुक अगर पुरानी है तो उसमें देखिएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत सारा दे रखा है, वो हमारे सिलेबस में आपको डिलीटेड सिलेबस डाउनलोड कर लेना और वहां से रेफर करके करना। जो मैंने स्लाइड में दिया है इतना तक ही है, ठीक है, उसको अननेसेसरी मत करना। समझ में आ गया सबको? यस सर। कुछ है Yes, डाउट sir. किसी बच्चे को तो बताओ, पूछना है? सर हाँ। मीडिया कोई भी मीडियम होता है जिसके थ्रू मैसेज पास होता है, तो अगर बिल्कुल, फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है तो एयर भी मीडिया मानी जाएगी या नहीं? देखो मीडिया, अगर हम फेस टू फेस कर रहे हैं तो ये भी तो एक मीडिया ही है, आमने सामने खड़े हो गए, ठीक है। इसमें हमें टेलीफोन की इसकी कुछ भी जरूरत नहीं है, फेस टू फेस सर इंटरेक्शन इज एयर ऑल्सो। एयर पूछ रहा हूँ मैं, एयर को मीडिया मानेंगे या नहीं फिर इसमें? मुझे नहीं लगता कि एयर को मीडिया मानेंगे, मतलब आप यही कहना चाह रहे हो ना, आवाज जा रही है एक दूसरे तक। मुझे लग रहा यस है सर। कि फेस टू फेस में हम विजन है, सामने दिख रहा है फेस। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा, फेस टू फेस एक खुद ही मीडिया बोलते हैं इसको, फेस टू फेस इज अ मीडिया, फेस टू फेस इंटरेक्शन इज वन ऑफ द मीडिया, सबसे बड़ी अच्छी मीडिया मानी जाती है। जैसे क्लास में हम डिस्कस करते हैं ऑफलाइन, तो फेस टू फेस होता है इंटरेक्शन, तो वो एक मीडिया है जो हम आमने सामने होते हैं, ठीक है। यस सर। और कोई? एयर नहीं लेना चाहिए, एयर मतलब गलत हो जाएगा ना, सर मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है। और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? सर जैसे पर्दा प्रथा नहीं होती थी, तो पर्दा लगा के करते थे, फिर उसमें मीडिया क्या आएगा? फिर से बोलना, जरा समझा नहीं मैं।
जो पर्दा प्रथा नहीं होती थी, जब पर्दे लगा के फिर बात की जाती थी, अच्छा उसमें हाँ, मीडिया वो क्या भी होगा? वो भी मेरे ख्याल से फेस टू फेस ही है। मीडिया फेस टू फेस है, पर्दा लगा दिया दैट मीन्स एक कल्चर है हमारे इंडिया में, पर्दा लगा के बात करते हैं, मतलब वुमेन्स मोस्टली, वो एक कल्चर है, अपने सीनियर्स के सामने नहीं मतलब ओपनली आते हैं, तो मुझे लगता है कि वो फेस टू फेस इंटरेक्शन ही है, होते तो फेस टू फेस ही हैं, खाली फेस नहीं दिखाते, आवाज तो सामने सामने दिख ही रहे हैं ना, जेस्चर उनका दिख ही रहा है, बोलने का वे ऑफ एक्सप्रेशन सुनाई दे रहा है, हाथ का एक्सप्रेशन दिख ही रहा है, तो वो फेस टू फेस इंटरेक्शन में आएंगे बेटा, ठीक है। यस सर। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो अच्छे से इसको कर लीजिए, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डायगोनल अक्सर एग्जाम में पूछा नहीं गया, बट कभी भी पूछ सकते हैं, तो इसका चार्ट याद रखना, चार्ट अगर बना के नोट्स में करते हो तो और जल्दी याद होता है और रिवीजन में हेल्पफुल होता है, बस ये कहूंगा मैं आपको, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है ना, अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, जो टॉपिक हमारा नहीं हुआ है, तो फाइनेंशियल मार्केट या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन दोनों में से एक स्टार्ट करूंगा, फाइनेंशियल मार्केट करूंगा, ठीक है, लीव करते हैं।